हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट के ऊपर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज गॉस थ्योरम प्योरली डिपेंड्स ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन सिंपल भाषा में समझें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। मतलब हमने कहा मान लीजिए ये हमारे पास एक एरिया है, दिस इज द एरिया। इस एरिया से मान लीजिए दो लाइन पास हो रही है, एक और एक दो, तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 2। ठीक है। मान लीजिए दो की जगह चार लाइन पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस किस में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से गुजर रही है। इनसाइड एन सरफेस is the total number of electric lines of force crossing the surface in direction normal to the surface। क्या मतलब हुआ इसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली इस सरफेस से पास हो रही है यहां से, उसको हम क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है। अब आगे इसके फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए फॉर्मूला, फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। अभी आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। E vector stands for electric field intensity and A vector stands for area vector। अभी मैं आगे एरिया वेक्टर निकालना भी सिखाऊंगा। So E dot A is EA cos theta। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर को हम समझते हैं। देखिए फिर से, ये मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ऐसा ले लेते हैं अपन। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि ए वेक्टर क्या होगा, एल क्रॉस बी। मैं लिख के बताता हूं, ये अलग से लिख के बता रहा हूं। एरिया वेक्टर क्या होगा, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। ठीक है। तो यहां पे हम देखें एल इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड कर्ल रूल थंब रूल हम लगाएंगे तो क्या होगा उससे, एल क्रॉस बी। तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस सरफेस से नॉर्मली बाहर आएगा। ठीक है। मतलब एरिया वेक्टर कैसा दिखाई देगा हमको, ऐसा बाहर आता हुआ, इस सरफेस से ऐसे बाहर आता हुआ, ये लाइक दिस। ऐसे देखिए आप साइड व्यू से देखिए, एल क्रॉस बी, तो एरिया वेक्टर इधर। सो दिस इज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसा अंदर सरफेस में ऐसे नहीं होगा, सरफेस से बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है, एरिया वेक्टर के कंसेप्ट को समझना काफी जरूरी है। सो एक बार और समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलर पास होगी, वो नंबर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। आगे फाई ई के लिए डायमेंशन क्या होंगे, ये अब आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि न्यूटन के MLT -2, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर और कूलम के लिए AT। सो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा। ये भी पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में, CBSE में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहां पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का क्या क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन डायग्राम आपके सामने। अब तीनों डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी। सबसे पहले आप एरिया वेक्टर समझ लो। मान लीजिए ये मैंने 3D में बनाया है, ये ऐसे रखा है बॉडी, और ये एरिया वेक्टर है ऐसा ऊपर की तरफ। ये आप जैसा देख रहे हैं ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है और एरिया वेक्टर ऐसा है। ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो
ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस थीटा। ये तो सिंपल जनरल रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे दो स्पेशल केस होंगे। सबसे पहले स्पेशल केस में बोल रहा हूँ कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में, मतलब देखिए ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं cos 0 कितना होता है, 1, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई ई, दैट इज ई ए cos 0, और cos 0 इज 1, मतलब यहां से आपको जो फ्लक्स मिलेगा दैट फ्लक्स इज मैक्सिमम, और कितना होगा वो, ये बात क्लियर हो रही है। अब अगले डायग्राम में मैं आपको बोल रहा हूं कि एरिया वेक्टर आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं एरिया वेक्टर में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजर रही है, तो क्या सरफेस से कोई लाइन गुजर रही, परपेंडिकुलर नहीं गुजर रही, सारी लाइन कैसी गुजर रही, हॉरिजॉन्टली गुजर रही है, हॉरिजॉन्टली पास हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर नहीं गुजर रही है, नहीं पास हो रही, दैट इज व्हाई देयर इज नो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। तो यहाँ डायग्राम से बता देते हैं हम, हमने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री cos 90 इज 0, तो cos 90 अगर 0 होगा तो फाई ई इक्वल्स टू ई ए cos 90 एंड cos 90 इज 0। तो जो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ये तीनों हमने सिचुएशन देख ली अलग अलग, कि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो अलग अलग एंगल पे अलग अलग फ्लक्स आने वाला है वो क्या क्या आएगा। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं हमको ये वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, आई जे के फॉर्म में, या किसी में दिया रहेगा थीटा के फॉर्म में हमको दिया रहेगा। दोनों तरह के अभी हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम देखते हैं, फॉर अ क्लोज्ड बॉडी आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। क्या मतलब है इसका, देखते हैं जरा। हमने कहा आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव, मतलब जब देख रहे हैं आप यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी, वहां से हमने देखा था पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, बाहर की तरफ आउटवर्ड निकलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही है और एरिया वेक्टर कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इज 0। व्हेन थीटा इज 0 तो cos 0 इज 1, तो हम बोलेंगे जो फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बट फॉर नेगेटिव बॉडी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस, बाहर की तरफ होता है। तो दोनों के बीच का एंगल आप देखो, एरिया वेक्टर जा रहा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही नीचे, तो थीटा कितना हो गया 180 एंड cos 180 इज -1, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा -EA। सो फॉर द नेगेटिव बॉडी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो नेगेटिव। मतलब हम ऐसा याद रख लेते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो ये हमने अभी फ्लक्स के बारे में समझा, आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। नाउ वी हैव द न्यूमेरिकल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। If E vector equals to 6i cap plus 3j cap plus 4k cap, calculate the electric flux through a surface of area 20 units in the YZ plane. अभी आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन इन द वेक्टर फॉर्म 6i cap plus 3j cap plus 4k cap. Calculate the electric flux through a surface of area in YZ plane. मतलब जो एरिया है वो किस प्लेन में रखा हुआ है, YZ प्लेन में। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो है, ये जो प्लेन है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये मान लीजिए Y प्लेन है, तो ये वाला कौन सा है, Z प्लेन है। दिख रहा है यहाँ पे Y प्लेन और Z प्लेन। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब किस डायरेक्शन में होगा, X डायरेक्शन में होगा। मतलब अभी हम इसका थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाते हैं और बढ़िया से, तो देखिए इसको एक बार।
ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, इसमें रखा हुआ है ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर y और z के परपेंडिकुलर कौन होता है, x। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, और वो कितना दिया हुआ है, 20 यूनिट्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 20 आई कैप। आई कैप कैसा है, बात समझ आई। जो बॉडी वो किस प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में, ये वाई हो गया और ये जेड प्लेन हो गया। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो सरफेस से परपेंडिकुलर किधर होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस। अब बहुत सिंपल है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट ए। इनका डॉट प्रोडक्ट करना आपने क्लास 11 में सीखा हुआ है। 20 इंटू 6 इज 120, बाकी यहाँ पे पूरा क्या है, 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। सो 120 यूनिट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन सीबीएसई। अ सर्कुलर प्लेन शीट of radius 10 centimeter is placed in uniform electric field of 5 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। तो पहले अपन डेटा लिखते जाते हैं। यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कैन बी रिटन इज 0.1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। पाई कितना होता है, 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वेयर। दिस इज द एरिया। ठीक है, देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 60 डिग्री यहाँ पे ट्रैप है। ठीक है, अब फिर से पढ़ना। अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस दिस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। मतलब मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर प्लेट है, ऐसी सर्कुलर प्लेट है, ये देख रहे हैं आप सीधा हाथ आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है सर्कुलर फील्ड के साथ, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, दिस एंगल। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये सर्कुलर प्लेन शीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही है यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। मैं एक बार और बताता हूँ, मान लीजिए मोबाइल सर्कुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर होगा जस्ट परपेंडिकुलर। ऐसे देखो एरिया वेक्टर कैसा होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, ये एंगल 60 डिग्री ये वाला, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला, दिस एंगल इज 30 डिग्री। मतलब ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं, पहले हम समझ चुके हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक है, तो यही ट्रैप था। फिर से देखो, अ सर्कुलर प्लेन शीट प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। तो प्लेन शीट जो है वो 60 डिग्री का ऐसे एंगल बना रही है, किसके साथ, फील्ड प्लेट के साथ। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो हमको थीटा कितना मिल गया यहाँ पे, थीटा इज 30 डिग्री। बस अब क्वेश्चन आसान है। फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। E is 5 into 10 raised to power 5, area vector is 3.14 into 0.1 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5e इक्वल्स टू 1.36 इंटू 10 raised to power 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। दिस इज ऑल अबाउट टुडे. In the next lecture, we will discuss about the Gauss theorem.